हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस फाइनल रिवीजन सेशन में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जी इनकम टैक्स का। तो ये टॉपिक वो है जो काफी सारे स्टूडेंट्स को, काफी सारे एस्पिरेंट्स को परेशान करता है। तो आज के इस सेशन में इसका रिवीजन आपके साथ हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका प्रिपरेशन काफी आसान हो जाने वाला है। आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एवर स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है। यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आप हमारा पीवाई क्या उसका कोर्स, टेस्ट सीरीज या फिर मास्टर कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है जिसे आप चेक कर सकते हैं। ऐसी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए भी हमारे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी आपकी प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। तो अगर बात करें बेसिक कंसेप्ट्स की, देखिए अगर बेसिकली हम शुरुआत करें इनकम टैक्स की, तो शुरुआत होती है हमारे भारत के संविधान से। कोई भी कानून है हमारे देश में, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही हो रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माय डियर फ्रेंड्स 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है: यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे हैं उन पे कानून बनाने का हक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को है। और जो स्टेट लिस्ट में है उन पे स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगी कानून, और जो कॉन्करेंट में है उन पे दोनों बनाएंगी। यूनियन लिस्ट की अगर एंट्री 82 की बात करें हम, तो वहां पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सकती है। और इन्हीं पावर्स को यूज करते हुए हमारी पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो था वो पास किया था, जो कि 1 अप्रैल 1962 से इन फोर्स आ गया। हमारा जो इनकम टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। देखिए टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया उसे ही टैक्स देना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स के अंदर अगर आपने इनकम कमाई, आप पे टैक्स लगा, आपको ही देना है। दूसरी तरफ होते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी। जीएसटी लगा तो हमारे दुकानदार के ऊपर, पर दुकानदार ने बिल पे लगाकर हमसे ही उसे चार्ज कर लिया, तो इनडायरेक्टली हम पे बर्डन ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट तो 1961 में आ गया था, बट हर साल इसमें कुछ फेरबदल आते रहते हैं। हमारा जो बजट आता है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस अनाउंस किए जाते हैं, और उसी के अंदर हमारे टैक्स रेट्स भी स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो वही चीज बताई गई कि हर साल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो हमारी बजट में फाइनेंस बिल इशू करते हैं, और उसी बिल के पहले शेड्यूल में, देखिए जो बिल है ये पास होके एक्ट बनता है, और इसी के पहले शेड्यूल में हमारे जो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं वो बताए जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास है पर्सन की, और साथ में इसका सेक्शन और सबसेक्शन भी आपको गिवन है। अगर आप याद कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स इन सेक्शंस और सबसेक्शंस को भी याद कर लेना। आज के लेक्चर में कोई बहुत ज्यादा सेक्शंस नहीं होने वाले हैं, लिमिटेड होने वाले हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए कहीं और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग सेक्शंस पे पूछ लिया जाता है। देखिए हमारा जो इनकम टैक्स है वो लोगों पे लगेगा, पर्सन्स पे लगेगा। तो कौन कौन से लोग यहाँ पे कवर होंगे? एक तरीके से सभी लोगों को कवर कर लिया। इंडिविजुअल, आप और मैं कवर हो जाएंगे। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी, हमारी डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी सभी कवर्ड है। हमारी पार्टनरशिप फर्म्स कवर्ड हैं। अगर फर्म के अलावा भी लोगों का कोई संगठन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, वो भी कवर्ड है। हमारी जो लोकल अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह, वो भी कवर्ड हैं। और इसके अलावा भी कोई पर्सन आर्टिफिशियली क्रिएटेड है तो उसे भी यहां पे कवर अप कर दिया गया है। तो एक बहुत ही वाइड डेफिनेशन दे दी यहां पे पर्सन की। अगर बात करें असेसी की, असेसी देखिए हमारे पर्सन ही होने वाले हैं, और जिस पर्सन ने इनकम टैक्स कानून के अंदर कोई टैक्स देना है या फिर उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई, कोई प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है, या फिर उसने इनकम टैक्स कानून के अंदर कोई डिफॉल्ट किए हैं, तो वो हमारे असेसी यहां पे बन जाते हैं।
एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है प्रीवियस ईयर का और साथ ही साथ असेसमेंट ईयर का। देखिए जो हमारी इनकम कमाई जाती है वो प्रीवियस ईयर में कमाई जाती है और उस पे जो टैक्स है वो असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। जैसे माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की, ये फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 तक चला। अब इस साल में आपने कुछ काम किया, आपने कुछ इनकम कमाई और आप जो है इस पे टैक्स देंगे। तो ये जो साल है हम इसे प्रीवियस ईयर बोलेंगे और अगले साल जब आप अपना टैक्स फाइल करेंगे हम उस साल को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर पिछला साल है और असेसमेंट ईयर उससे अगला साल है। और साथ ही यहां पे क्लेरिफाई किया गया एग्जम्पशन आपकी डिडक्शन से अलग है। अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है उसे इनकम में नहीं जोड़ते, अगर कोई डिडक्शन है तो पहले इनकम में जोड़ते हैं और फिर उसे बाद में डिडक्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। तो इनकम टैक्स के अंदर हमें बेसिकली अपना टैक्स निकालना होता है कि हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटी है। तो टैक्स लायबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? हम अपनी टोटल इनकम पे निकालते हैं। और टोटल इनकम निकालने के लिए क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं? सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या हम इंडिविजुअल हैं, क्या फर्म है, क्या कंपनी है या फिर कुछ और है। फिर हम देखते हैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस कि हम क्या भारत के रेजिडेंट बनते हैं या फिर नहीं बनते। अगर बनते हैं तो अलग प्रोविजन है, नहीं बनते तो अलग प्रोविजन है। फिर हम प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपनी टोटल इनकम यहां पे निकालते हैं। हम देखते हैं कि हमने सैलरी कितनी कमाई, रेंट कितना कमाया, बिजनेस से कितना कमाया, इसके अलावा कोई लॉटरी लगी, कोई इंटरेस्ट मिला, सब चीजें हम यहां पे जोड़ लेते हैं और फिर फाइनली उस पर टैक्स हम यहां पे कंप्यूट करते हैं। और ये सारे जो प्रोविजंस है इनसे रिलेटेड ये हमारे इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है, कुछ रूल्स में गिवन है और साथ ही साथ जो हमारा बजट आता है फाइनेंस एक्ट उसमें गिवन है। और साथ ही साथ हमारा जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो भी कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर क्लैरिफिकेशन इशू करता है। और हमारे जो कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो भी कुछ प्रोनाउंसमेंट करते हैं, कुछ ऑर्डर निकालते हैं जिनको हमें फॉलो करके अपनी सारी कंप्यूटेशन यहां पे करनी होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता रहा था कि हमें सबसे पहले तो ये डिटरमाइन करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम कौन से कैटेगरी के पर्सन है और फिर हमें अपना रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना होता है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो उससे जुड़े प्रोविजन हमारे सेक्शन नंबर 6 में गिवन है और रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। अगर आप इंडिया में रहे तो आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, अगर नहीं रहे तो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। सीधी सी बात है। सर इंडिया में कितने दिन रहे? तो कहा गया कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आप रेजिडेंट बनेंगे। पहली है कि आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा मौजूद थे, या फिर पिछले साल में आप इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा मौजूद थे और पिछले 4 सालों में आप इंडिया में 365 दिन या उससे ज्यादा मौजूद थे। इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी कर दी तो आप हमारे इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। अगर दोनों ही पूरी नहीं की तो आप माय डियर फ्रेंड्स इंडिया के रेजिडेंट नहीं बनेंगे, आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। अब अगर एक बार रेजिडेंट बन गए फिर हम यहां पे आगे चेक करेंगे कि क्या आप ऑर्डिनरी हैं या फिर नॉट ऑर्डिनरी हैं। और साथ ही साथ यहां पे कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है। हमारा जो सेकंड पॉइंट था यहां पे वो कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं है। 2 केसेस हैं जहां पे सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। पहला केस वो है कि अगर कोई इंडिया का सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के इंडिया को छोड़ रहा है तो उसके लिए सेकंड पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। और साथ ही अगर कोई इंडिया का सिटीजन या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि इंडिया वापिस आ रहा है उसके लिए भी सेकंड प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर वो इंडिया घूमने आ रहा है, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, उसके लिए भी सेकंड वाला कंडीशन यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल पहला कंडीशन ही एप्लीकेबल होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ डिस्कस किया कि किन कंडीशनों को फुलफिल करके आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे
और अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते, दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं करते, तो आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। एक बार आप रेजिडेंट बन गए, उसके बाद हमें यह देखना होता है कि क्या आप आम तौर पे ऑर्डिनरीली इंडिया के रेजिडेंट हैं या फिर नहीं है। अगर आप इन दो कंडीशनों को फुलफिल करते हैं तो हम मानेंगे कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं इंडिया के और आपको ज्यादा इनकम्स पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इनमें से एक भी कंडीशन को पूरा नहीं करते, एक भी कंडीशन यहां पे पिट गई, तो आप यहां पे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बन जाएंगे। तो इन दो कंडीशनों की बात करें, पहली कंडीशन है कि आप रेजिडेंट तो बन गए, अब आप पिछले 10 सालों में से कम 2 साल इंडिया के रेजिडेंट रहे हों। और दूसरी कंडीशन है कि पिछले 7 सालों में आप कम से कम 730 दिन भारत में रहे हों। अगर आप इन दोनों कंडीशनों को एक साथ पूरा कर देते हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आम तौर पे रेजिडेंट बन जाएंगे और इस केस में आपको सभी इनकम्स पे टैक्स देना पड़ जाएगा, चाहे बाहर की इनकम भी हो। तो ये तो रही इंडिविजुअल्स की बात। अगर बात करें अदर देन इंडिविजुअल की, यानी कि अगर हमारी फर्म है या फिर एचयूएफ है, उसके केस में बताया गया हम रेजिडेंट तभी माने जाएंगे जब हमारा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, देखिए जो हम काम कर रहे हैं उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पूरा का पूरा या फिर कुछ हद तक भारत में है, इंडिया में है, तो वो इंडिया के रेजिडेंट बन जाएंगे। यानी कि नॉन रेजिडेंट तो तभी बनेंगे अगर उनका सारा का सारा कंट्रोल इंडिया से बाहर है। और एचयूएफ के केस में फर्दर हम ये भी देखते हैं ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और उस केस में हम कर्ता पे ये दोनों ऊपर वाली कंडीशन लगा के देखते हैं। अगर बात करें हमारी कंपनी की, अगर इंडियन कंपनी है, भारत में बनी है, तो इंडिया में ही रेजिडेंट मानी जाएगी। अगर इंडियन कंपनी नहीं है, इंडिया में नहीं बनी, तो तभी इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है अगर इंडिया में होगा। तो यहां पे भी मैनेजमेंट की बात की गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये डिटरमाइन करेगा कि हमारी कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। तो अगर हम ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, ROR की कैटेगरी में आते हैं, तो हमारी सभी इनकम पे टैक्स लगने वाला है, चाहे इंडिया में रिसीव हुई, इंडिया में एक्रू अराइज हुई, चाहे बाहर एक्रू अराइज हुई, हमारी सभी इनकम पे टैक्स लगने वाला है। अगर हम रेजिडेंट तो हैं बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, तो इंडिया की जो इनकम है, जो इंडिया में रिसीव हुई या फिर इंडिया में एक्रू और अराइज हुई, उस पे तो टैक्स देना पड़ेगा, बट जो इंडिया के बाहर एक्रू और अराइज हुई उस पे जनरली नहीं देना पड़ेगा। बट अगर कोई इंडिया से बाहर इनकम एक्रू अराइज हुई, बट वो इनकम इसलिए अराइज हुई क्योंकि हमारा कोई बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है और उसके कारण वो इनकम हमें इंडिया से बाहर अराइज हो रही है, तो फिर इस केस में ही इन्हें जो है इंडिया में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज इन्हें इंडिया में टैक्स नहीं देना बाहर की इनकम पे। नॉन रेजिडेंट की बात करें तो केवल इंडिया की इनकम, इंडिया में रिसीव या एक्रू अराइज हुई, उसी पे देंगे। अदरवाइज वो किसी और इनकम पे टैक्स नहीं देंगे, बाहर की इनकम पे वो टैक्स यहां पे नहीं देंगे। तो हमने यहां पे वर्ड यूज किया इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। हम कौन सी इनकम को अक्रू और अराइज इन इंडिया मानेंगे, तो वो भी बताया गया कि हमारा कोई प्रॉपर्टी है, बिजनेस कनेक्शन है, एसेट है इंडिया में, उससे इनकम मिली, हमने कोई सैलरी मिली हमें फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, वो इंडिया में अक्रू अराइज्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया के सिटीजन को सैलरी दी फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, उसे भी इंडिया की इनकम ही माना जाएगा क्योंकि भारत सरकार ने वो सैलरी दी है। इंडियन कंपनी ने अगर डिविडेंड दिया या फिर इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडियन गवर्नमेंट ने दी या फिर इंडियन रेजिडेंट ने दी, तो भी उसे डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया ही माना जाएगा। चलिए जी, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हमने सारी इनकम्स अपनी जोड़ ली, टोटल इनकम निकाल ली। अब उस टोटल इनकम पे हमें टैक्स लगाना है। टैक्स किन रेट्स पे लगाना है वो भी यहां पे आपको जानना जरूरी है। कुछ स्पेशल इनकम है उन पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, और बाकी जो इनकम बचेगी उस पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। जो टैक्स लग गया उस पे आपका फर्दर सरचार्ज भी लगेगा,
और माय डियर फ्रेंड्स, जो टैक्स और सरचार्ज जोड़ के अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपका 4% यहां पे सेस लगेगा। पहले 3% हुआ करता था, बट अब 1% हेल्थ सेस भी लगा दिया और 4% सेस लगेगा, और आपकी फिर टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, और उसमें हो सकता है कोई इंटरेस्ट भी जुड़ जाए। आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई, और उसमें से आप घटा देंगे अपना टीडीएस, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, या फिर कोई डबल टैक्सेशन रिलीफ है, और फिर फाइनली आपकी नेट पेबल या फिर रिफंडेबल निकल कर आएगा। सो प्यारे दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक तो नॉर्मल स्लैब रेट दे दिए जाते थे और उसके बेसिस पे टैक्स कंप्यूट हो जाता था। सरकार ने चाहा कि हमारे जो टैक्स लॉज हैं उनको आसान बनाया जाए, डिडक्शन वगैरह को खत्म किया जाए, और वैसे ही आपके जो टैक्स के रेट है वो कम कर दिए जाएं। और इस कोशिश में सरकार एक न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई। बट देखिए, सरकार तो न्यू टैक्स रिजीम ले आई, बट पुरानी वाली खत्म नहीं की गई। और समस्या आ गई हमारे जैसे स्टूडेंट्स के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, कि अब ये दोनों रिजीम पढ़नी पड़ती है। पुरानी वाली रिजीम, पुरानी रिडक्शन सब पढ़ना पड़ता है। नई वाली रिजीम, उसके स्लैब रेट, उसके अंदर टैक्स की कंपटीशन, उसके जो कंडीशंस है वो भी पढ़ने पड़ जाते हैं। तो हमारे लिए तो थोड़ी सी समस्या बढ़ी गई, बट कोई बात नहीं, हम इसे अच्छे से कवर अप करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से सारी चीजें समझा देंगे। तो इनकम टैक्स अगर आपको कंप्यूट करना है तो कैसे कंप्यूट होगा, डिपेंड करता है कि आप न्यू रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आज की डेट में डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया है, या फिर आप पुरानी ओल्ड रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, जिसे आज की डेट में केवल ऑप्शनल रिजीम का नाम दे दिया गया है। तो अगर आप न्यू रिजीम फॉलो करते हैं तो उसके अंदर आपको टैक्स रेट कम देखने को मिलते हैं, बट काफी सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस छोड़ने पड़ते हैं। बट अगर आप पुराने रिजीम को फॉलो करते हैं तो टैक्स रेट थोड़े से ज्यादा है, बट काफी सारे डिडक्शंस, एग्जम्पशंस आपको यहां पे मिल जाते हैं। आइए फटाफट से दोनों रिजीम्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो डिफॉल्ट रिजीम है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले बात करते हैं हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की, जिसकी चर्चा की गई है सेक्शन 115 बीएसी के अंदर। तो एक नया सेक्शन है, पहले ये रिजीम आपकी नहीं देखने को मिलती थी, बट अब ये जो रिजीम है काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और इसके अंदर आपको कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स देखने को मिलता है, यानी कि आपके जो टैक्स रेट है वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली चीज ये है कि ये रिजीम कौन कौन से सेसिस के लिए अवेलेबल है। इंडिविजुअल तक तो सबको याद रहता है, बट इंडिविजुअल के अलावा ये वाली रिजीम एचयूएफ के लिए, एओपी बीओआई के लिए और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। अब इस वाली रिजीम के अंदर आपके जो टैक्स रेट है वो आपको थोड़े से कम होते हुए दिखते हैं। आपके जो स्लैब्स है वो आपको बड़े होते हुए यहाँ पे दिखते हैं, यानी कि आपके नंबर ऑफ स्लैब्स यहाँ पे ज्यादा है। बट आपको कुछ कंसेशंस, कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जम्पशंस, इनको त्यागना पड़ता है, इनको छोड़ना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए, कम टैक्स रेट पाने के लिए कुछ डिडक्शन, कंसेशन भी आपको छोड़ने पड़ते हैं। अब ये वाले जो रेट आपको नीचे दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ये सेक्शन 115 बीएसी के अंदर दिए गए हैं। और इन रेट्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी 3 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। अगर 3 से 6 लाख तक इनकम है तो उस केस में पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 5% टैक्स है। ऐसे ही 6 से 9 इनकम है तो पहले आपके 0 और 5% टैक्स, उसके बाद 10%, फिर 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20%, और 15 लाख से ऊपर आपका 30% टैक्स यहाँ पे लेवी होगा। आगे एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उससे आपको टैक्स रेट की और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे इन्हें कंप्यूट किया जाता है। ध्यान रखिए, ये फ्लैट रेट ऑफ टैक्स नहीं है। अगर मैं आपसे कहता हूं किसी एक पर्सन की इनकम 5 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 लाख पे सीधा सीधा 5% टैक्स लगा दो। इसका मतलब है कि पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और अगले 2 लाख पे 5% लगेगा, यानी कि 10,000। उसका टोटल टैक्स यहाँ पे आपका 10,000 ही बनने वाला है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। और प्यारे दोस्तों, अब ये जो रेट्स आपको दे रखे हैं इनको डिफॉल्ट टैक्स रेट्स का नाम दे रखा है, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप अपना टैक्स भरना चाहेंगे तो इन्हीं रेट्स के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इन रेट्स को नहीं फॉलो करना चाहते, आप ओल्ड रिजीम या फिर ऑप्शनल रिजीम को फॉलो करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको चूज करनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट इन्हीं रेट्स के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। और एक क्वेरी ये भी रहती है कि सर इसमें अगर सीनियर सिटीजन है
तो स्लैब क्या हो जाएगी, सुपर सीनियर के केस में स्लैब क्या हो जाएगी। तो ध्यान रखिए कि ये वाले जो स्लैब्स है ये सभी के लिए सेम है, चाहे आप चाहे आप सीनियर सिटीजन है, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन है, चाहे आप नॉर्मल इंडिविजुअल है, सभी के लिए ये वाले जो स्लैब्स है वो बिल्कुल सेम है। इसमें अलग अलग स्लैब रेट अपने को देखने को नहीं मिलते। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो यूनियन बजट 2024 है उसने जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम है, जिसे आज की डेट में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम भी बोला जाता है, उसके रेट्स में कुछ फेर बदल यहाँ पे कर दिया। वो भी आपको बता देता हूँ जी। तो अभी तक जो हम रेट्स देख रहे थे वो ये वाले देख रहे थे, ये कर रहे थे जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 वाले हैं। बट अगर सवाल असेसमेंट ईयर 25-26 का आता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आपको रिटर्न की कैलकुलेशन करनी होती है, टैक्स की कैलकुलेशन करनी होती है, तो उस केस में आपके जो स्लैब रेट्स हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहला वाला तो बिल्कुल सेम है, अप टू 3 लाख नील है। दूसरे वाले में चेंज है, 3 लाख टू 6 लाख की बजाय 7 लाख हो गया, ये 5% है। फिर आगे 7 लाख टू 10 लाख आपका 10% है। फिर 10 लाख टू 12 लाख आपका 15% है। आगे वाले दोनों सेम है, 12 टू 15 20%, अबव 15 30%। तो ये 5, 10 और 15% वाले जो स्लैब रेट्स थे, थोड़ा सा चेंज हमें उनके स्लैब्स में देखने को मिल रहा है। 1-1 लाख का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, जैसा आपको बता रहा था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो अगर आपको ये वाले टैक्स रेट चाहिए, ये वाले कम टैक्स रेट आपको चाहिए, तो आपको कुछ डिडक्शंस, कुछ एग्जम्पशंस को छोड़ना पड़ेगा। और वो कौन सी डिडक्शंस है जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चैप्टर 6A सेक्शन 80C से 80U की डिडक्शंस की जब चर्चा करते हैं, तो वो सारी डिडक्शंस आपको नहीं मिलने वाली, एक्सेप्ट इक्की दुक्की आपको डिडक्शन मिल जाती है, जैसे एनपीएस की 80CCD2 के अंदर। और यहाँ पे 80JJA के अंदर आपके एम्प्लॉइज की जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर डिडक्शन मिलती है। तो केवल कुछ इक्की दुक्की आपको डिडक्शन मिल रही है, मेजॉरिटी ऑफ द डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, 80C आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन 10 के अंदर काफी सारे एग्जाम्पशंस हैं, जैसे लीव ट्रेवल अलाउंस है, एचआरए है, माइनर चाइल्ड की एग्जाम्पशन मिलती है, बहुत सारी एग्जाम्पशंस मिलती हैं। वो सारी एग्जाम्पशंस भी अब आपको नहीं मिलने वाली है। आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। सैलरी इनकम है, आप एलटीए एचआरए इनका फायदा उठाना चाहते हैं तो वो इस वाली रिजीम में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको पुरानी वाली जो ऑप्शनल टैक्स रिजीम है उसमें जाना पड़ेगा। बट हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को रखा गया है केवल उनके लिए जो कि स्पेशली एबल्ड है, यानी कि डिसेबल्ड है, और उनके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस के प्रोविजन रखे गए, बाकियों के लिए नहीं रखे गए। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलती थी, बट अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी मिल जाती है। ऐसा ये चेंज जो है असेसमेंट ईयर 2024-25 से लेकर आ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी न्यू रिजीम के अंदर। और इसके अलावा अगर आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस पे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, तो उसकी भी आपको यहाँ पे एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। और अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो आप उसे किसी और हेड से सेट ऑफ वगैरह भी नहीं कर सकता है। तो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है, अब उसका फायदा आपको इस न्यू रिजीम में, डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो काफी सारे आपको रिडक्शंस वगैरह जो मिलते थे उन पे भी कंट्रोल लगा रखा है। आपको वो रिडक्शंस, बेनिफिट्स भी यहाँ पे नहीं मिलने वाली है अपने बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। फैमिली पेंशन की रिडक्शन भी पहले नहीं मिलती थी, अदर सोर्सेज में इसकी चर्चा आपसे होगी। तो अभी ये अलाउ कर दी गई है असेसमेंट ईयर 2024-25 से, आपको न्यू रिजीम में भी आपको फैमिली पेंशन की रिडक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपके ऊपर एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये अपने आप में अलग से टॉपिक है, इसके प्रोविजन भी लागू नहीं होते हैं। और आपके जो स्लैब रेट हमने देखे, केवल उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। तो चलिए आगे आते हैं अपनी ऑप्शनल या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ। तो आपको बता रहे थे कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको अभी अपना टैक्स कंप्यूट करना है तो वो न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग ही कंप्यूट किया जाएगा, जो भी आपके साथ डिस्कस करी। जो पुरानी वाली रिजीम थी, अगर आप उसे ऑप्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको उसे अलग से ऑप्ट करना पड़ेगा। आप उसे ऑप्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। और उसके अंदर जो भी आपके हर साल स्लैब रेट्स बताए जाते हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे। तो जो अभी स्लैब रेट चल रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि जो भी हमारे स्लैब रेट चल रहे हैं इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए, वो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये वाले स्लैब रेट आपके यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, या फिर 60 ईयर से नीचे आपकी एज है, और अकॉर्डिंगली आपके स्लैब रेट यहाँ पे अप्लाई कर जाते हैं। तो अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें जिसकी एज 60 ईयर से कम है, तो उसके लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% टैक्स है, 5 से 10 लाख पे 20% टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर 30% यहाँ पे टैक्स है। तो टैक्स रेट आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस का फायदा भी मिल जाता है। और ऐसे ही अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, 80 से कम है, यानी कि आप सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उस केस में अप टू 3 लाख आप पे कोई टैक्स नहीं है। 3 से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 पे 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो 5 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना। 5 से 10 पे 20%, और 10 से ऊपर 30% टैक्स आप दे देंगे। तो यहाँ पे आपके जो स्लैब रेट है वो अलग अलग हो जाते हैं सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, बट ध्यान रखिए कि रेजिडेंट के लिए ये अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, लेट्स सपोज आपकी एज 65 इयर्स है और आप नॉन रेजिडेंट है, तो फिर उस केस में आपको ये 3 लाख वाले स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ये पहले वाले केस में ही कवर हो जाएंगे। 2.5 लाख से ही आपकी इनकम कंप्यूट की जाएगी। और ऐसे ही अगर आपकी 85 इयर्स एज है, आप नॉन रेजिडेंट है, तो अगेन आपको ये 5 लाख वाली स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप पे जो नॉर्मल पहला वाला जो केस आ रहा है 2.5 लाख वाला, वही अप्लाई करेगा। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट है या फिर अगर आप रेजिडेंट 60 ईयर से नीचे है, तो पहला वाला केस ही अप्लाई करेगा। जो एक्स्ट्रा वाला जो बेनिफिट आपको मिलता है 3 लाख और 5 लाख वाला, वो केवल रेजिडेंट सीनियर सिटीजन और रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन को ही मिलता है, ये नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है। इसके अलावा ये जो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख है, इनको प्यारे दोस्तों एक और नाम से भी बुलाया जाता है, ये है जी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी कहा जाता है कि ये एग्जम्पशन की लिमिट है, यहां तक आपकी इनकम है तो कोई टैक्स आप पे नहीं लगेगा। और इसे मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स भी बोला जाता है कि ये वो मैक्सिमम रकम है, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है, अगर यहां तक आपकी इनकम है तो कोई टैक्स आप पे लेवी नहीं किया जाएगा। तो ये थी बात आपकी ऑप्शनल या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने चर्चा करी अपनी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की भी, जिसे न्यू टैक्स रिजीम बोला जाता है, और अपनी ओल्ड पुरानी ऑप्शनल टैक्स रिजीम की भी चर्चा आपके साथ करी है। अब कौन सी रिजीम अच्छी या कौन सी बुरी, ये कहना बहुत मुश्किल है, और ये चीज पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। हमारे जो इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, उनके पास ये चॉइस है कि कौन सी रिजीम वो फॉलो करना चाहते हैं। क्या वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसी वाली फॉलो करना चाहते हैं, या फिर पुरानी जो हमारी रिजीम चल रही थी जिसे अब ऑप्शनल रिजीम का नाम दे दिया गया है, क्या वो उसे फॉलो करना चाहते हैं। तो उनके पास ये चॉइस है। तो ऐसे लोग देख सकते हैं कि कौन सी रिजीम में टैक्स कम आ रहा है और उसको यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कैच है, यहाँ पे पॉइंट है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखो, अगर तो आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं है, अगर आपकी कोई भी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो उस केस में आपके लिए कहानी बहुत ही सिंपल है। आप हर साल जिस रिजीम में कम टैक्स बन रहा है उसे फॉलो कर सकते हैं। आप एक साल डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करो, एक साल ऑप्शनल फॉलो करो, ओल्ड न्यू खेलते जाओ, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आप जब मर्जी जौन सी रिजीम फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है, अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम है, तो सरकार को दिक्कत है। तब सरकार नहीं चाहती कि आप खेल खेलें, सरकार तब नहीं चाहती कि आप अपनी बिजनेस इनकम को मैनिपुलेट करें। तो सरकार ने कहा कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स दे रहे होंगे, आप इस डिफॉल्ट रिजीम से बाहर आना चाहते हैं, आप आके ओल्ड रिजीम या फिर ऑप्शनल रिजीम को फॉलो कर सकते हैं। बट ओल्ड रिजीम को आप एक बार ही छोड़ सकते हैं, केवल उसे एक बार ही अपनी लाइफ टाइम में विड्रॉ कर सकते हैं। बार बार ओल्ड न्यू आप नहीं खेल सकते हैं। आपने ओल्ड रिजीम में आना है, आप आओ, बट उसे एक बार से ज्यादा छोड़ के आप न्यू रिजीम में नहीं जा सकते हैं। आप पे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। अगर आपको एक बार से ज्यादा ओल्ड रिजीम को छोड़ना है तो तभी पॉसिबल है जब आप अपना बिजनेस बंद करोगे, आपकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम खत्म हो जाएगी,
तभी आप वो खेल खेल सकते हो, ओल्ड न्यू वाला जैसे कि बाकी एसएससी खेल रहे हैं। जब तक आपकी बिजनेस इनकम है तो केवल एक बार आपको ऑप्शन दिया गया कि आप पुरानी रिजीम छोड़ के दोबारा से नई में आ सकते हो, बट उसके बाद ये ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। उसके बाद आपकी जो रिजीम चल रही है फिर आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी। दोबारा से आप ओल्ड न्यू वाला खेल नहीं खेल पाओगे। तो रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, विच इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो कहा गया कि जो भी आपके इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जो भी आपके इंडिविजुअल टैक्स पेयर है यानी कि केवल इंडिविजुअल एसएससी के लिए रिबेट अवेलेबल है और किसी एसएससी के लिए रिबेट अवेलेबल नहीं है, और साथ ही वो इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए यानी कि नॉन रेजिडेंट के लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो दो चीजें है, इंडिविजुअल हो और रेजिडेंट इन इंडिया हो तो रिबेट आपको मिलेगी। अब रिबेट आपको कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रिबेट का अमाउंट अलग अलग हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप न्यू रिजीम या फिर डिफॉल्ट रिजीम की बात कर रहे हैं या फिर पुरानी रिजीम ऑप्शनल रिजीम की बात कर रहे हैं। तो न्यू रिजीम के अंदर तो ये रिबेट आपको मिलती है अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो जितना भी टैक्स आपका बन रहा होगा उसकी सारी की सारी आपको रिबेट मिल जाएगी। तो जैसे लेट सपोज एक एसएससी है जिनकी इनकम 7 लाख है, तो आइए उनकी रिबेट कंप्यूट करें। तो 3 लाख तक उनका बेसिक टैक्स नहीं था, 3 से 6 पे 5% टैक्स है और 6 से 7 की जो 1 लाख कमाई है उस पर 10% यानी कि 10,000 टैक्स है। टोटल टैक्स उनका 25,000 बना और 25,000 की रिबेट उन्हें मिल जाएगी, नेट टैक्स लायबिलिटी उनकी जीरो बन जाएगी। तो ध्यान रखिए कि जो रिबेट है आपको तभी मिल रही है जब आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है। अगर लेट सपोज आपकी इनकम 10 लाख है तो फिर आप स्टार्टिंग से अपने टैक्स कंप्यूट करेंगे, 3 से 6, 6 से 9 पूरा कंप्यूट होगा। बट अगर अगर आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से नीचे है, 6 लाख है, 6.5 लाख है, 7 लाख है, तो फिर उस केस में पूरा का पूरा टैक्स जो आपको बन रहा होगा सारा का सारा माफ हो जाएगा, पूरी की पूरी रिबेट आपको मिल जाएगी और कोई टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो बहुत ही अच्छा प्रोविजन है, 7 लाख तक कोई टैक्स आपको नहीं देना आपकी न्यू रिजीम या फिर डिफॉल्ट रिजीम के अंदर। अगर आप ओल्ड रिजीम को फॉलो करते हैं, आपकी जो ऑप्शनल रिजीम है उसको फॉलो करते हैं, तो फिर ये 7 लाख से घटकर अमाउंट आपका 5 लाख हो जाता है। तो अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो नॉर्मली आपका जो टैक्स इस पे बनता वो 12,500 बनता एक नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में। पूरे 12,500 की आपको रिबेट मिल जाएगी और आपका जो टैक्स है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, न्यू रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम, 7 लाख तक आपकी जो इनकम है पूरा का पूरा टैक्स माफ, पूरी की पूरी रिबेट मिल जाएगी। और अगर हम ऑप्शनल या ओल्ड रिजीम की बात करें तो 5 लाख तक ही आपको रिबेट का फायदा मिलता है। चलिए तो प्यारे दोस्तों भी बात करते हैं कुछ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स की। तो सभी इनकम्स जो हैं वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स नहीं होती हैं। कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिन पे आपका जो टैक्सेशन है थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक फ्लैट रेट के हिसाब से आप उन पे टैक्स पे कर देते हैं। और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पे किस तरीके से टैक्सेशन होगा, आइए वो समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, दो हैं, एक सेक्शन 112, एक सेक्शन 112 ए। पहले आपको सेक्शन 112 ए पे नजर डलवा देता हूं। सेक्शन 112 ए कहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, आपने शेयर्स बेचे थे, इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचे थे और बेचने के समय आपने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी जमा करवाया था, तो उस केस में आपका जो टैक्सेशन होने वाला है वो किस रेट पे होने वाला है। अब देखो यहां पे हुआ क्या कि 23 जुलाई 2024 ये थी आपकी बजट की डेट। अब बजट 2024 आया, उसने रेट चेंज कर दिया। तो बजट से पहले अगर आपने इनको शेयर्स को बेच दिया था तो आपका रेट है 10%। बजट के बाद बेच रहे हो, बजट ने रेट चेंज कर दिया, अभी रेट कर दिया 12.5%। तो अगर इस डेट के बाद बेच रहे हो तो आपका रेट यहाँ पे 12.5% का हो जाता है। तो बजट की डेट से पहले तो 10% लगेगा, बजट की डेट के बाद तो 12.5% लगेगा। और एक रिलैक्सेशन जो और दे दी गई वो ये दी गई कि अगर आपका
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स वाला है वो साल में 1.25 लाख तक ही है, तो आपको कोई टैक्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो 1.25 लाख तक अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो तो कोई भी टैक्स नहीं देना। 1.25 लाख से ज्यादा है तो 10 लगेगा या 12.5 लगेगा। जितना ज्यादा वाला पोर्शन है उस पे लगेगा। जैसे लेट सपोज मेरा 1.5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो मेरे को पूरे 1.5 पे टैक्स नहीं देना। मेरा जितना ज्यादा है यानी कि 0.25 लाख, इस पे मेरे को टैक्स पे करना है 10 या 12%, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने शेयर्स कब बेचे, बजट से पहले या बजट के बाद में। ऐसे ही अभी आते हैं ऊपर वाले सेक्शन 112, ये आपका जनरल सेक्शन है। जो भी आपके लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल गेन बचते हैं, इसके अलावा जो भी बचते हैं वो इस सेक्शन में कवर हो जाते हैं। तो कहा गया कि अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हो बिफोर द डेट ऑफ द बजट 23 जुलाई 2024, तो सीधा सीधा हिसाब था 20% टैक्स लगेगा। इंडेक्सेशन का फायदा आपको मिलेगा। ये चीजें जब आप कैपिटल गेन को डिटेल में समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको तब आ जाएंगी। फिलहाल जितना मैं आपको करा रहा हूं उतने पे ही फोकस कीजिए। अगर आपने बजट की डेट से पहले बेचा तो 20% है, इंडेक्सेशन मिल जाएगा। बट अगर बजट की डेट के बाद बेच रहे हो तो यहां पे दो केसेस हमारे सामने बन जाते हैं। पहला केस यहां पे निकल कर आता है कि आपने बेची लैंड और बिल्डिंग या फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी 23 जुलाई 2024 से पहले, यानी कि बजट की डेट से पहले आपने प्रॉपर्टी जो थी वो खरीदी थी। अब बजट के बाद आप वो प्रॉपर्टी बेच रहे हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको यहां पे उस प्रॉपर्टी पे मिल रहा है। तो कहा गया कि आप कितना टैक्स देंगे। आपको दो ऑप्शन यहां पे दे दिए। कहा कि कैलकुलेट करो 20% विद इंडेक्सेशन, ये जो ऊपर वाला है ये कैलकुलेट करो, और इसके अलावा आप कैलकुलेट करो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ये दोनों में जो कम आएगा उतना टैक्स आपको यहां पे करना है। तो ऑप्शन मिला आपको कि जो प्रॉपर्टी आपने पहले खरीदी हुई है और बाद में बेच रहे हो, तो दोनों ऑप्शन है 20% इंडेक्सेशन के साथ या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। जो काम आ रहा है उतना टैक्स आप पे कर दो। इसके अलावा जो भी कोई बाकी कैपिटल एसेट बचता है जी, उस पे सीधा सीधा 12.5% है, कोई इंडेक्सेशन वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी और कैपिटल एसेट है या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप बजट के बाद ही खरीद रहे हैं और बजट के बाद ही बेच रहे हैं, उस पे भी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे रहने वाला है। तो ये चीजें प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे जाननी थी, समझनी थी। ऐसे ही यहाँ पे अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी आपको ये बजट का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो किस पे, शेयर्स पे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे, और ऐसे गेन पे आपने अगेन एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट करी है, तो सेक्शन 111A पिक्चर में आता है और कहते हैं कि टैक्स आपका 15% लगेगा अगर बजट की डेट से पहले आप बेच रहे हो। अगर बजट की डेट से बाद में बेच रहे हो तो 20% टैक्स आपका यहां पे चार्ज किया जाएगा। बजट के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो रेट है वो यहां पे बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा आपने कोई पैसे जीते हैं लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेस से, कार्ड गेम से, गैम्बलिंग से, तो उस केस में 30% आपका रेट ऑफ टैक्स है। आपने ऑनलाइन गेम से कोई पैसे जीते हैं उस पे भी आपका 30% रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे लगाया जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल रेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास कुछ अनएक्सप्लेन्ड मनी है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसका आप सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है बट आप सरकार को, इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं बता पा रहे ये पैसा कहां से आया, आपका कोई खर्चा है और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि पैसा कहां से आया, तो उस केस में आपके ऊपर एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगता है एज पर सेक्शन 115 बीबीई, एंड दिस रेट इज 60%। तो अगर आपने सरकार के साथ कोई धोखाधड़ी करी है, कुछ इनकम छुपाने की कोशिश करी है, तो उस पर 60% टैक्स लगेगा। इसके ऊपर सरचार्ज भी ऐड हो जाता है और सेस भी ऐड हो जाता है, और सब चीजें जोड़ने के बाद जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे बनता है वो 78% का बन जाता है। तो 60% का टैक्स है, इसमें आप सरचार्ज और सेस और ऐड कर देते हो तो इट कम्स आउट टू 78%। और देखो यहाँ पे कोई भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा नहीं मिलता, आप कोई लॉस को यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, आपको सीधा सीधा ये 78% टैक्स यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो बहुत ही खतरनाक रेट ऑफ टैक्स है, और इसीलिए कहा जाता है कि सरकार से कुछ मत छुपाइए, सीधा सीधा आपका जो टैक्स बन रहा है वो आपको चुका देना चाहिए।
चलिए आगे बात करते हैं कुछ ऐसी इनकम्स की जिन पे हमें टैक्स देना नहीं पड़ता, जो कि टैक्स एग्जम्प्ट है। जैसे एक पार्टनर को फर्म से प्रॉफिट का शेयर मिला, उस पर टैक्स नहीं देना। एक एम्प्लॉय को एलटीसी मिला, लीव ट्रेवल कंसेशन मिला, और उसने कंडीशंस कुछ कंप्लाई कर दी, तो टैक्स नहीं देना। हमारे जो भी एम्बेसी है, हाई कमीशन है, उसके इंडिविजुअल को, उसमें जो पर्सन काम कर रहे हैं, उन्हें कोई सैलरी मिली इंडिया के अंदर, तो उस पे भी उन्हें टैक्स नहीं देना। अगर इंडिया के लोगों को, जो इंडिया के हमारे इन्वेस्टर्स होने वाले हैं, उनको बाहर की कंट्री में भी ऐसी ही एग्जम्पशन दी जाती है। और साथ ही साथ अगर हमारी गवर्नमेंट ने हमारे किसी सिटीजन ऑफ इंडिया को, जो कि इंडिया से बाहर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, कोई परक्यूजिट या अलाउंस दिए हैं, वो भी हमारे एग्जाम्प्ट हैं। अगर आपको कोई कंपनसेशन मिली है एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट, आपको नौकरी से निकाला गया और कुछ कंपनसेशन मिली, तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना। मैक्सिमम एग्जम्पशन 5 लाख तक की यहां पे मिल सकती है। और अगर आप वॉलंटरली रिटायर हो रहे हैं और उस टाइम पे आपको कोई कंपनसेशन मिल रहा है, तो भी माय डियर फ्रेंड्स आपको 5 लाख तक की एग्जम्पशन यहां पे दी गई है। अगर कोई डिजास्टर के अंदर आप मान लीजिए कोई आपका नुकसान हो गया था और आपको उसकी कोई कंपनसेशन मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, लोकल अथॉरिटी से, तो उसे भी माय डियर फ्रेंड्स यहां पे एग्जम्प्ट किया गया है। इसके अलावा हमने कोई एलआईसी करवाई थी और उसके अंदर मान लीजिए हमारी कोई मैच्योरिटी हो गई या फिर कोई बोनस मिला, कोई हमें पैसे मिले, तो वो भी हमारी सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जम्प्ट किए गए हैं। हमें कोई पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो हमारा सेक्शन 10(16) के अंदर एग्जम्प्ट है। हमारे एमपी एमएलए जो हैं, उन्हें डेली अलाउंस मिलता है, वो भी एग्जम्प्ट है। फैमिली पेंशन मिली किनको? हमारे मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, उनके विडो को या फिर उनके बच्चों को कुछ फैमिली पेंशन मिली, वो भी एग्जम्प्ट की गई है। और अगर हमारी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की इनकम है जो कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर सोसाइटी है जो कि खादी के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, उसकी इनकम को भी टैक्स एग्जम्प्ट किया गया है। और साथ ही साथ कहा गया कि अगर आपकी इनकम में आपके माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किया गया, देखिए आपके माइनर चाइल्ड की कुछ इनकम है और उसे आपकी इनकम में यहां पे क्लब कर लिया गया है, तो उस केस में आपको यहां पे 1500 रुपीज की एग्जम्पशन मिलेगी। 1500 रुपए पर माइनर चाइल्ड की एग्जम्पशन मिलेगी। और सेक्शन 10(a) के अंदर हमारी जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसके अंदर जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके 15 साल तक के प्रॉफिट्स पे एग्जम्पशन देने की बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर इनकम की बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम आप सभी ने सुना होगा, टैक्स एग्जम्प्ट होती है, बट कुछ कंडीशंस आपको पूरी करनी होती हैं। जैसे आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इंडिया के अंदर लोकेटेड होनी चाहिए और उस पे एग्रीकल्चरल पर्पसेस का ही काम होना चाहिए। चाहे आपको उस पे रेंट मिल जाए, चाहे आप खुद उस पे खेती बाड़ी करें और उसकी इनकम मिल जाए, तो हम उसे एग्रीकल्चर इनकम मान लेंगे। या फिर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे एक फार्म हाउस बनाया, जहां पे आप जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो सामान रखते हैं या फिर एज अ स्टोर रूम उसे यूज कर रहे हैं, तो उसकी कोई इनकम मिली, उसका कोई रेंट मिला, वो भी आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। बट यहां पे माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो कि लगती हैं एग्रीकल्चर इनकम, बट वो नहीं है। जैसे आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। आपकी पोल्ट्री फार्मिंग, बी हाइविंग, डेयरी फार्मिंग, ऐसी कोई इनकम है, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। और साथ ही साथ अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चर इनकम कमा रही है, उसमें से वो डिविडेंड दे रही है, तो वो डिविडेंड हमारा एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे बताया गया कि वैसे तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, बट आपकी बाकी इनकम निकालते हुए हम एग्रीकल्चर इनकम को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो उससे रिलेटेड बातें कुछ यहां पे बताई गई हैं कि हम इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल पर्सन के केस में पार्शियल इंटीग्रेशन की स्कीम लगाते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कब करते हैं? अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा हो और नॉन एग्रीकल्चर इनकम हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में जिसकी उम्र 60 साल से कम है। और यहां पे बताया गया कि कई बार आपकी कॉम्पोजिट इनकम होती है, यानी कि उसमें कुछ एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है, कुछ बिजनेस का पोर्शन होता है। जैसे आपने रबड़ मैन्युफैक्चर किया, तो आपने कुछ एग्रीकल्चर का काम किया, कुछ एग्रीकल्चर ऑपरेशंस किए और इसके अलावा कुछ बाकी काम किए जो कि एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आते, तो उसमें 65% इनकम एग्रीकल्चर मानी जाएगी और 35% बिजनेस मानी जाएगी।
अगर आपने कॉफी मैन्युफैक्चर करी और उसे बेचा यहाँ पे, तो उसके अंदर भी दो केस बनाए गए, या फिर आप पहले तो आपने ग्रो किया उसे और कुछ प्रिजर्व किया, क्योर किया, तो उस केस में आपकी एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है, 75% है। अगर आपने ग्रो किया, क्योर किया और साथ ही साथ रोस्ट और ग्राउंड भी किया, तो आपने यहाँ पे बिजनेस वाला काम और ज्यादा कर लिया, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम केवल 60% ही मानी जाएगी। टी मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगेन आपकी 60% इनकम एग्रीकल्चर होगी और बाकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। तो ये थी बात कुछ कंपोजिट इनकम की, जो कि आपको याद कर लेनी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जम्प्टेड इनकम्स के बाद अब आते हैं डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम पे। सेक्शन 14 के अंदर 5 हेड ऑफ इनकम हमें बताए गए हैं। आइए एक एक करके इनके ऊपर अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम अंडर द हेड सैलरी की। अब देखो, अगर आपको अपनी सैलरी निकालनी है कि कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, कितनी आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी है, तो उस केस में आपको सबसे ऊपर तो आपकी जो सैलरी आपने रिसीव करी वो लिख देनी है। इसके बाद जो भी आपको अलाउंसेस मिले उनको ऐड कर देना है। जो उनका टैक्सेबल पार्ट है वो आप ऐड कीजिए, जो एग्जम्प्ट है उसे हटा दीजिए। ऐसे ही आपके जो भी परक्विजिट्स आपको मिले उनकी टैक्सेबल वैल्यू भी यहाँ पे जोड़ दीजिए। एंड इन तीनों को जोड़ देने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। अब ये ग्रॉस सैलरी जो है, इसके ऊपर आपको भी टैक्स नहीं देना, इसमें कुछ डिडक्शंस आपको मिल जाती हैं और फिर आप पहुंचेंगे आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी के ऊपर। तो क्या डिडक्शंस आपको मिल रही हैं? सेक्शन 16, सेक्शन 16 आपको कहते हैं कि आप डिडक्शंस ले सकते हैं। यहाँ पे 3 डिडक्शंस की बात प्यारे दोस्तों कर रखी है जी। सबसे ऊपर आती है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट है, देखो वैसे तो 50,000 है, बट अगर आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हैं तो ये अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया है, 75,000 इसे यहाँ पे जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद सेक्शन 16(2) के अंदर आपकी आती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन। ये वाली डिडक्शन आप ध्यान रखिएगा, केवल और केवल सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही यहाँ पे मिलती है। 5,000 तक की डिडक्शन यहाँ पे ये क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया तो उसकी डिडक्शन भी आप यहाँ पे क्लेम कर लीजिए। तो ये तीनों डिडक्शंस के बाद आपकी इनकम अंडर दी हेड सैलरी यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम की, यानी कि घर के किराए की जो इनकम आपको मिली वो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। सेक्शन 22 के अंदर 3 कंडीशंस बताई गई। अगर आप इन तीनों कंडीशन को पूरा करते हैं तो आपकी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माना जाएगा और इस हेड में उसे टैक्स किया जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली तो कहा गया कि प्रॉपर्टी के अंदर आपकी बिल्डिंग और लैंड जो है उससे जुड़ी हुई हो सकती है। आपकी बिल्डिंग होगी या फिर बिल्डिंग से जुड़ी हुई कुछ लैंड होगी, बट यहाँ पे वेकेंट लैंड अगर आपकी है तो वो इस हेड में कवर नहीं होगी। अगर आपको वेकेंट लैंड पे रेंट मिल रहा है तो वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया जाएगा। तो यहाँ तो बिल्डिंग होनी जरूरी है, बिल्डिंग के आसपास कुछ लैंड हो सकती है। आप उस प्रॉपर्टी के मालिक होने चाहिए, ओनर होने चाहिए। आप उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे होने चाहिए, जिसके प्रॉफिट आप इनकम टैक्स में ऑलरेडी चार्जेबल करवा रहे हैं अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ओनर होने चाहिए बिल्डिंग के और अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी इनकम इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी रेंटल इनकम तो है बट आपको उस पर टैक्स नहीं देना, जैसे इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अगेन एग्रीकल्चर इनकम में आ जाएगी। लोकल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी इनकम, पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी इनकम, आपकी ट्रेड यूनियन की प्रॉपर्टी इनकम, या फिर हमारे जो पुराने राजा महाराजा रूलर्स हैं उनको एक पैलेस रखने की इजाजत दे दी गई है और उस एक पैलेस की जो भी एनुअल वैल्यू होगी उसको हम उनके हैंड में टैक्सेबल नहीं करेंगे। और साथ ही साथ 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, देखिए पहले ये एक होता था, अब 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की आपको यहां पे एग्जम्पशन दे दी गई है कि उन पे आपका टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हुआ करती थी उस पे आपको नोशनल बेसिस पे टैक्स देना पड़ता था। अब 2 पे नहीं देना, 2 से ज्यादा है तो आपको फिर देना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं कि कैसे एनुअल वैल्यू को हम यहाँ पे कंप्यूट करने वाले हैं। देखिए एनुअल वैल्यू कंप्यूट करने के लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी निकालनी है। कैसे निकालनी है इसे अगली स्लाइड पे हम जानेंगे। आप इसे फिलहाल मान लीजिए कि जो भी आपको रेंटल इनकम हुई वो आपकी जीएवी है। इसमें से आपको म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपने पे किए ड्यूरिंग द ईयर, चाहे इस साल के पे किए चाहे पिछले सालों के पे किए,
चाहे अगले सालों को एडवांस में पे कर दिए, सभी आप यहां से घटा देंगे। फिर आपकी निकल आएगी नेट एनुअल वैल्यू, जिसे प्यार से एनएवी भी बुलाया जाता है। इसमें से फर्दर आपको दो डिडक्शन मिलेंगी। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। आपने कोई लोन लिया प्रॉपर्टी के लिए, उसके इंटरेस्ट की भी रिडक्शन यहां पे आपको मिल जाएगी। अब बताया गया कि अगर तो आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो जितना भी आपका इंटरेस्ट है उस सारे की रिडक्शन आपको मिल जाएगी। बट अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं दे रखी, खुद सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखी है, तो इस केस में आपका रेंट तो जीरो होगा और आपकी एनएवी इस केस में जीरो मानी जाएगी। एनएवी आपकी इस केस में नील हो जाएगी। तो अब जो है आप आगे इसमें से रिडक्शन लेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नहीं क्योंकि एनएवी नील हो गई। बोरोइंग की रिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी। कितने मिलेगी? बोला गया मैक्सिमम 2 लाख मिलेगी। और 2 लाख में से भी अगर कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो फिर आपको केवल 30,000 की ही रिडक्शन मिलेगी। तो अगर जैसे आपने प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन करनी थी, वो 5 सालों में नहीं की, तो आपको भी 30,000 की ही मिलेगी। और साथ ही साथ अगर आपने लोन जो है रिपेयर रेनोवेशन के लिए लिया, तो भी आपको 30,000 तक की ही रिडक्शन यहाँ पे मिलेगी। तो ऐसी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं जो कि अगर पूरी ना करो तो 2 लाख की बजाय 30,000 तक की ही आपको मैक्सिमम रिडक्शन यहाँ पे मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक हमें और पॉइंट दिया गया है कि अगर आपका कोई प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, देखिए हाउस प्रॉपर्टी 1-2 दिन में तो बन नहीं जाती, काफी टाइम लग जाता है। तो जो भी आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, जब प्रॉपर्टी आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, उस पीरियड का इंटरेस्ट भी आप एज ए रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जब हाउस प्रॉपर्टी बन जाए तो उसके बाद 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में उसकी रिडक्शन आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे निकालने वाले हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखिए जीएवी बेसिकली आपका रेंट ही है कि जो रेंट आपको मिला प्रॉपर्टी का वो आपकी जीएवी है। बट कई केसेस में सरकार को पता है कि आप कोशिश करेंगे कि रेंट कम दिखाएंगे और आप टैक्स कम देना चाहेंगे, तो सरकार ने कहा कि जो रेंट आपको मिला वो रेंट जो है उचित होना चाहिए, वाजिब होना चाहिए। अगर आपने रेंट जानबूझ के कम दिखाया तो हम उसकी जगह पे एक्सपेक्टेड रेंट जो होना चाहिए था उस पे टैक्स लगा देंगे। तो कहा गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट के बारे में बताया गया कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या है। तो कहा गया कि आप देखो उस एरिया का, उस मोहल्ले का फेयर रेंट क्या है, उस जगह पे फेयर रेंट क्या होना चाहिए। आप म्युनिसिपल वैल्यू देखो, ये वो वैल्यू है जो कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज निकालती हैं म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। आप इन दोनों को देखो, इनमें से जो ज्यादा है उसे एक्सपेक्टेड रेंट मान लो। बट आपका एक्सपेक्टेड रेंट आपके स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होगा। देखिए स्टैंडर्ड रेंट आपके रेंट कंट्रोल एक्ट ने फिक्स किया है कि इससे ज्यादा रेंट नहीं वसूल सकते, तो इससे ज्यादा आपका रेंट नहीं हो सकता। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, जो ज्यादा है उसे अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप बना लेंगे। चलिए जी, तो बढ़ चुके हैं हमारे अगले हेड ऑफ इनकम की तरफ, जो कि है इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसका स्कोप हमारे सेक्शन 28 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि अगर आपकी कोई बिजनेस और प्रोफेशन से प्रॉफिट है तो आपको इस हेड में टैक्स देना है। आपको आपके बिजनेस से जुड़े हुए कोई बेनिफिट मिले, कोई परक्विजिट मिले, तो भी इसी हेड में टैक्स देना है। आप फर्म के अंदर पार्टनर हैं और उस फर्म से आपको सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन मिला, तो भी आपके लिए इसी हेड में आपको टैक्स देना है। आप जो है कोई ट्रेड प्रोफेशनल या फिर अदर एसोसिएशन है और आपको कुछ इनकम मिली अपने मेंबर से, तो भी इसी हेड में टैक्स देना है। इसके अलावा आपको कोई इनकम मिली, आपको कोई पैसे दिए गए कि आप बिजनेस ना करो और उसके बदले इतने पैसे ले लो। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आता है, वो कहता है कि सर आप ना पढ़ाओ और ना पढ़ाने के लिए आप इतने पैसे मेरे से ले लो, तो भी मुझे जो पैसे मिलेंगे वो इसी हेड में टैक्सेबल होंगे। एक्सपोर्टर को कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिले, आपकी कोई सट्टे की स्पेकुलेटिव इनकम हुई, वो भी इसी हेड में आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो जैसा आपको बताया कि जो भी आपके फिक्स एसेट्स हैं उन पे आपको डेप्रिसिएशन भी अलाउड होगी अंडर सेक्शन 32। बट ये डेप्रिसिएशन तभी अलाउड होगी अगर आप उस फिक्स एसेट के ओनर हैं। जैसे आप फर्नीचर के ओनर हैं, आप उसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पिछले साल आपने उसे इस्तेमाल भी किया। अगर मान लीजिए वो पैक ही पड़ा रहा, आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। इस्तेमाल तो किया बट 180 दिन से कम इस्तेमाल किया, तो केवल 50% ही आपको, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट था उसका 50% ही आपको यहां पे अलाउ होगा। इनकम टैक्स के अंदर हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स के बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जिन भी एसेट्स पे
कॉमन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, उनको इकट्ठा कर देते हैं, उनका एक ब्लॉक बना लेते हैं और फिर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जैसे हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज ऑफ एसेट हैं जिन पे अलग अलग रेट है, उनके अलग अलग ब्लॉक बना लेंगे। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पर 5% डेप्रिसिएशन है, नॉन रेजिडेंशियल है तो 10% है, कंप्यूटर पे 40% है, प्लांट मशीनरी पे 15% है, मोटर व्हीकल अगर पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15% है, अगर कमर्शियल यूज के लिए कर रहे हैं तो 30% है। हमारे इनटेंजिबल एसेट्स पे 25% डेप्रिसिएशन हमें अलाउड है। इसके अलावा भी बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेसेस के जो कि स्पेसिफिकली यहां पे मेंशन नहीं है, तो उसके लिए एक जनरल सेक्शन दे दिया, सेक्शन 37(1). तो कहा कि अगर आपका कोई भी खर्चा है जो कि आपके धंधे से जुड़ा है, बिजनेस से जुड़ा है, बट वो कैपिटल नेचर का नहीं है, आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, आपने उसे प्रीवियस ईयर में इनकर किया और इलीगल से कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, आपने कोई लॉ तोड़ा और उसके लिए आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ी, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उसकी भी आपको डिडक्शन हम यहाँ पे दे देंगे। तो बाकी कोई भी खर्चा बचा और आपके बिजनेस से जुड़ा है तो भी आपको यहाँ पे उसकी डिडक्शन दे दी जाएगी। बट साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया कि अगर आपने कोई लोन लेने में, डिबेंचर इशू करने में एक्सपेंडिचर किया, उसकी रिडक्शन तो आपको दे देंगे, बट अगर आपने कोई शेयर इशू करने पे खर्चा किया तो आपका वो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, क्योंकि शेयर तो आपके सालों साल, पूरे लंबे समय तक, जब तक आपकी कंपनी है तब तक आपके साथ रहने हैं, तो ये कैपिटल नेचर का हो जाएगा, तो इसकी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा भी करना पड़ता है, तो ऐसे खर्चे की रिडक्शन वो नहीं ले सकते, क्योंकि कहा गया कि माना जाएगा कि वो बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपने अपनी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कराई या फिर कुछ कैपिटल में चेंज करवाया और उसके लिए कोई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पैसे दिए, कोई फीस पे करी, तो उसकी रिडक्शन भी आपको यहां पे अलाउड नहीं है। चलिए जी, तो आते हैं हमारे अगले हेड ऑफ इनकम पे, जो कि है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो सेक्शन 46 कहता है अगर आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उसे ट्रांसफर किया, तो उस पे जो आपको गेन हुआ वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। बट यहाँ पे कैपिटल गेन आपका केवल कैपिटल एसेट्स पे ही लगेगा। कैपिटल एसेट्स क्या है ये जानना भी जरूरी है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कहा गया कि जो भी प्रॉपर्टी हमारे असेसी के पास है, चाहे बिजनेस से जुड़ी है या फिर नहीं जुड़ी है, वो हमारे कैपिटल एसेट के अंदर आ जाएगी। बट कुछ चीजें कैपिटल एसेट नहीं है, जैसे आपके बिजनेस के अंदर जो स्टॉक पड़ा है वो कैपिटल एसेट नहीं है। आपकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, आपके जो भी कपड़े वगैरह हैं, वो कैपिटल एसेट नहीं है। बट आपकी कोई ज्वेलरी है, आपके पास कोई पेंटिंग है, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, कोई गोल्ड वगैरह है, तो वो आपका कैपिटल एसेट बन जाएगा। आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है रूरल एरिया के अंदर, तो वो भी कैपिटल एसेट आपकी नहीं है। इसके अलावा कुछ बॉन्ड्स वगैरह की भी आपको यहाँ पे एग्जम्पशन दे रखी है। तो कैपिटल एसेट को ट्रांसफर किया तभी आपका कैपिटल गेन अराइज होगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो कैपिटल गेन है वो दो टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं जी। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो, यहाँ पे जिस कैपिटल एसेट को अगर आपने बेचा, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा था, उसे लंबे समय तक आपने अपने पास रखा था, तो फिर यहाँ पे आप उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी थी, पिछले 20-25 साल से आपके पास थी, अब आपने उसे बेच दिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अगर प्रॉपर्टी 2-4 महीने पहले ही खरीदी थी और अभी बेच दिया, तो ऐसे गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना रहेगा, कितने पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोला जाएगा, आइए अब ये सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट आता है पीरियड ऑफ होल्डिंग का, कि कितने पीरियड के लिए आप किसी एसेट को होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा या फिर शॉर्ट टर्म बन जाएगा। देखो, यूनियन बजट 2024 के बाद हमारे पास केवल दो होल्डिंग पीरियड रह गए, 12 महीने का और 24 महीने का, जो कि सभी एसेट्स के लिए अप्लाई होंगे। अगर तो हम बात कर रहे हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज की, यानी कि लिस्टेड शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं और कोई यूनिट्स हैं, अगर आपकी लिस्टेड सिक्योरिटीज है तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे जो देखा जाएगा वो 12 महीने का देखा जाएगा। अगर आपने अप टू 12 महीने होल्ड किया लिस्टेड सिक्योरिटीज को और बेचा, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इसे माना जाएगा। और अगर आपने इन्हें 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया, एक साल से ज्यादा होल्ड किया और फिर बेचा, तो इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। बाकी सभी एसेट्स
इंक्लूडिंग गोल्ड है आपका, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बाकी कोई भी एसेट्स आपके, बाकी सभी कैपिटल एसेट्स के बारे में बताया गया कि आपका जो रिलेवेंट पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा वो 24 महीने का रहेगा। अगर आपने इन्हें 24 महीने तक होल्ड किया और बेचा तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट माने जाएंगे। अगर 24 महीने से ज्यादा होल्ड किया तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएंगे और इन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कंपटीशन की जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात करें कंपटीशन ऑफ द कैपिटल गेन की, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस है डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, तो उस केस में तो कहानी बहुत सीधी है। आपको फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी कि बेच के जो पैसे मिले उसको देखना है और उसमें से घटा देना है एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जो बैलेंस बचेगा उसमें से आपको एग्जम्पशन वगैरह लेना चाहते हैं 54 वगैरह के अंदर तो ले सकते हैं। बाकी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस निकल कर आ जाएगा। कहानी चेंज होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस के केस में। तो यहां पे आपकी जो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन है आप उसे कंपेयर करते हैं एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, जो कि बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे ऊपर था। अब नीचे यहां पे आपको देखने को मिल रहा है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो ऊपर सीधा सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा था शॉर्ट टर्म के केस में, बट लॉन्ग टर्म के केस में ये इंडेक्स्ड वर्ड आपका साथ में जुड़ गया, यानी कि यहां पे आपको इंडेक्सेशन का फायदा मिलेगा, इन्फ्लेशन का फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी आपको बता देता हूं। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी अप्रैल 2001 के अंदर, लेट्स सपोज वो आपने खरीदी थी 1 लाख की, और अभी आप उसे बेच रहे हैं 31 मार्च 2023 को आप उसे बेच रहे हैं 5 लाख का, आप उसे यहां पे बेच रहे हैं। तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा यहां पे 4 लाख का नहीं होगा। आपको करनी पड़ेगी इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन कैसे करते हैं? आपने जितने का खरीदा था, 1 लाख का खरीदा था, 1 लाख को आप क्या करने वाले हैं, 1 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए उस साल के नंबर से, उस साल के इंडेक्सेशन वैल्यू से, CII से, जिस साल में आपने उसे बेचा, यानी कि 331। 2022-23 का है 331 और 2001-2 ये हमारा बेस ईयर है और बेस ईयर का जो हमारा CII वैल्यू है डेट इज 100। तो इसके हिसाब से ये निकल कर आया 3,31,000। आप इनको कंपेयर करेंगे 5 लाख और 3,31,000 को, तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 1,69,000 और ये मेरा बनने वाला है वास्तव में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो इंडेक्सेशन होना है वो आपका लॉन्ग टर्म के केस में होना है, ये चीज आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखनी है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर जो भी हमारे कैपिटल गेन का अमाउंट होता है वो ज्यादा निकल कर आता है। प्रॉपर्टी वगैरह बेचते हैं, ज्यादा गेन होता है और ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए सरकार ने कुछ एग्जम्पशंस भी हमें दे रखी हैं सेक्शन 54 से 54F के अंदर। तो सेक्शन 54 में कहा गया, अगर आप कोई इंडिविजुअल HUF है जिसने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल हाउस की फॉर्म में बेचा हो और उसे बेच के उसने एक और घर खरीदा हो इंडिया के अंदर विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द ट्रांसफर, या फिर विद इन 3 ईयर्स ऑफ ट्रांसफर उसने एक नया घर कंस्ट्रक्ट कर लिया हो, तो उसने जो भी कैपिटल गेन नए घर पे लगा दिया, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था वो उसे नए घर पे लगा दिया, तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक रिलैक्सेशन जो दी गई वो ये दी गई है रिसेंटली कि एक की जगह अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ तक है तो आप एक की जगह 2 घरों में भी वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 54B के अंदर बताया गया, अगर आपको इंडिविजुअल HUF है जिन्होंने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की है, देखिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं होता। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर की है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो, और आप उसे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए पिछले 2 सालों में इस्तेमाल कर रहे थे, और इस लैंड को बेच के आपने एक और एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो जो नई लैंड आपने खरीदी उसकी आपको एग्जम्पशन यहाँ पे मिल जाएगी। जो कैपिटल गेन आपने नई लैंड में लगा दिया उसकी एग्जम्पशन आपको मिल जाएगी। नई लैंड चाहे रूरल एरिया में खरीदो चाहे अर्बन एरिया में खरीदो। सेक्शन 54D में बताया गया, अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है जिसकी लैंड और बिल्डिंग जो है कंपल्सरीली एक्वायर हो गई, आप पिछले 2 सालों से उसका इस्तेमाल कर रहे थे, आप कंपल्सरीली एक्वायर हुई, तो आपने कहीं और लैंड और बिल्डिंग खरीदी, तो जो कैपिटल गेन आपने कहीं और लैंड और बिल्डिंग खरीदने में लगा दिया, 3 सालों के अंदर आपको खरीदना था, आपने खरीद लिया, तो वो कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 54EC। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक सेक्शन 54EC जो है
आपका सभी कैपिटल गेन्स पे अप्लाई करता था, सभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अप्लाई करता था। बट आज की डेट में ये केवल लैंड और बिल्डिंग या फिर दोनों पे ही अप्लाई करता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई करता है, बाकियों पे अप्लाई ये नहीं करता। तो कहा गया कि अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी कोई बेची और बेच के आपने पैसा जो है यहाँ पे 6 महीने के अंदर अंदर अपने नहाई के NHAI के बॉन्ड्स खरीद लिए या फिर RECL के बॉन्ड्स खरीद लिए जिनका 5 साल का लॉक इन पीरियड है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम रिडक्शन मिलेगी वो 50 लाख तक की मिलेगी, 50 लाख से ऊपर की रिडक्शन आप नहीं ले सकते। और 50 लाख की जो लिमिट है ये आपकी इस साल की भी है और अगले साल की भी है, तो 2 सालों की मिला के 50 लाख की लिमिट आपको यहाँ पे दे रखी है। सेक्शन 54F के अंदर आप इंडिविजुअल HUF है, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस 54 में कवर था, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया तो 54F में कवर्ड है, और बेच के आपने इंडिया में एक रेजिडेंशियल हाउस यहां पे खरीद लिया। तो यहां पे बताया गया कि अगर आपने 1 साल में खरीद लिया विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर, या फिर 3 सालों में कंस्ट्रक्शन कर ली, तो जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ था उसकी एग्जम्पशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एग्जम्पशन यहाँ पे कैपिटल गेन की पूरी नहीं मिलेगी, आपको एग्जम्पशन यहाँ पे केवल प्रोपोर्शनेट ही मिलेगी। तो जैसे माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 लाख की हमारी प्रॉपर्टी बेची, उस पे 10 लाख का कैपिटल गेन हुआ, और आपने नई प्रॉपर्टी जो है वो मान लीजिए यहाँ पे 25 लाख की खरीदी, तो आपने 50 लाख रुपए जो आपको मिले थे उसमें से 25 लाख ही लगाए, तो आपको 10 लाख की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, आपको आधी ही एग्जम्पशन मिलेगी। आपने आधे पैसे लगाए तो आपको आधी ही एग्जम्पशन मिलेगी, आपको प्रोपोर्शनेट ही 5 लाख ही यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगी। और कंडीशन यहाँ पे ये है कि ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी आपको यहाँ पे पूरी करनी है। चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले सोर्स ऑफ इनकम पे, जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो इनकम्स हमारी बाकी किसी हेड में टैक्सेबल नहीं हो पाई, उन पे जो टैक्स लगता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में लग जाता है। सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन है और कुछ इनकम जो कि बताई गई हैं इस हेड में टैक्सेबल होंगी। सबसे पहली तो है डिविडेंड इनकम। देखिए, जो डिविडेंड इनकम है अगर आपको डोमेस्टिक कंपनी से मिलती है, देखिए डोमेस्टिक कंपनी से जो डिविडेंड हमें मिला, डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देने से पहले उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती है, और क्योंकि टैक्स पहले ही उस पर दे दिया गया तो हमारे हाथों में वो एग्जम्प्ट हो जाता है। बट अब सरकार ने ये प्रोविजन बनाया है कि अगर किसी को 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिविडेंड इनकम है तो उसे उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ऐसा प्रोविजन सरकार ने बनाया है। अगर डोमेस्टिक कंपनी के अलावा आपको कहीं से डिविडेंड वगैरह मिला है तो फिर तो आपको पूरा टैक्स ही देना पड़ जाएगा, जो भी इनकम मिली आपको उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा अदर सोर्सेज हेड के अंदर। इसके अलावा आपकी कोई लॉटरी लगी, आपने कोई पजल कंपटीशन जीता, आपने कोई रेस जीती, तो आपको कुछ पैसे मिले, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, डिबेंचर्स खरीदे थे, उस पर इंटरेस्ट मिला, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। आपने कोई मशीनरी प्लांट फर्नीचर रेंट पे दी थी, अभी हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो टैक्सेबल हो नहीं सकती, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होंगी। आपने कोई एग्रीकल्चर इनकम कमाई जो कि ऐसी लैंड से है जो कि इंडिया से बाहर है। देखिए, इंडिया के अंदर लैंड होती तो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आ जाती सेक्शन 10 के अंदर, बट इंडिया से बाहर है तो वो टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी लेट करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, आपका किराएदार उसे फर्दर आगे किराए पे चढ़ा देता है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, उसकी सबलेटिंग की इनकम है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। और अगर आपका कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, उस पर कोई बिल्डिंग नहीं है, उसकी भी अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। इसके अलावा MP MLA को जो सैलरी मिलती है, सैलरी नहीं मानते उसे, हम उसे अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते हैं। हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं किसी डिसीज्ड पर्सन के, जिन्हें फैमिली पेंशन मिल रही है, देखिए जो फैमिली पेंशन उन्हें मिल रही है वो सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगी, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। और साथ ही उन्हें यहाँ पे 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द पेंशन की डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी यहाँ पे मिलती है, इनमें से जो भी कम है उसकी डिडक्शन उन्हें यहाँ पे मिल जाती है। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन, एनहांस्ड कंपनसेशन, आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर हो गई, उस पर आपको कंपनसेशन मिली, और कंपनसेशन देरी से मिलने की वजह से आपको कुछ ब्याज भी मिला, तो जो ब्याज की इनकम होगी वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी।
चलिए, इसके बाद हमारे पास है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। तो अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहे हैं तो वो भी आपके लिए टैक्सेबल हो जाते हैं इनकम अंडर दी अदर सोर्सेज में, अगर कुछ कंडीशंस यहाँ पे पूरी हो रही हैं। तो जैसे अगर आपके दोस्त ने आपको 1 लाख रुपए कैश गिफ्ट दिया तो वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहा गया कि अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं बिना किसी कंसिडरेशन के जिनकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, वो आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर पैसे नहीं दिए, आपको कोई प्रॉपर्टी के फॉर्म में गिफ्ट दिया, मान लीजिए उसने आपके नाम पे कोई लैंड करवा दी, 1 लाख रुपए की वो लैंड है और आपके नाम पे उसने फ्रीली वो करवा दी है, आपको गिफ्ट कर दी है। तो इस केस में क्योंकि जो हमारी लैंड की वैल्यू है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो वो आपके लिए गिफ्ट माना जाएगा। या फिर वो 1 लाख रुपए की लैंड आपको उसने 10,000 में दे दी होती, तो जो डिफरेंस है उनका वो 50,000 से ज्यादा है, इसीलिए फिर भी आपको वो उस पर टैक्स देना पड़ जाता। 90,000 आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली जाती। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे देता, मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे? कोई शेयर्स, कोई सिक्योरिटी, कोई ज्वेलरी, कोई पेंटिंग, कोई गोल्ड, कुछ उसने दे दिया आपको जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगेन आपके हाथों में टैक्सेबल होगी। अगर 50,000 से कम है तो नहीं होगी। तो 50,000 तक की लिमिट दे रखी है गिफ्ट्स के केस में। और साथ ही ये भी बता रखा है कि अगर आपको कोई गिफ्ट मिला अपने रिलेटिव से, अपने रिश्तेदार से, अपने भाई बहन, अपने मम्मी पापा से, रिलेटिव की पूरी डेफिनेशन दे रखी है, अगर उनसे गिफ्ट मिला तो आपके लिए वो एग्जम्प्ट माना जाएगा। आपकी शादी पे आपको गिफ्ट मिला, मैरिज पे मिला, एग्जम्प्ट माना जाएगा। विल या फिर इनहेरिटेंस के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट आपने कर ली, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे एग्जम्प्ट मानी जाएगी। तो ये थी हमारे गिफ्ट्स की बात। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी हेड्स ऑफ इनकम की बात। तो पांचों हेड ऑफ इनकम हमने डिस्कस किए। अब इन पांचों हेड की इनकम को जोड़ेंगे तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकलेगी। इसमें से हम अपनी डिडक्शंस घटाएंगे तो हमारी टैक्सेबल इनकम निकलेगी। तो आइए बात करते हैं डिडक्शंस की। सबसे पहली डिडक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है सेक्शन 80C की डिडक्शन, जिसके अंदर हमारे इंडिविजुअल एचयूएफ इन्वेस्टमेंट करके 1.5 लाख तक की डिडक्शन ले सकते हैं। तो आपको कब डिडक्शन मिलेगी? अगर आप LIC पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसका प्रीमियम देते हैं, अपनी लाइफ पे हो, आपके स्पाउस की लाइफ पे हो, आपके चाइल्ड की लाइफ पे हो, किसी भी लाइफ पे हो, आप जो है उसके प्रीमियम की रिडक्शन इसमें ले सकते हैं। आप प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल रहे हैं, मिल जाएगी रिडक्शन, आपको रिकॉग्नाइज होगा, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड होगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया आपने अपनी गर्ल चाइल्ड का, उसमें पैसे डाले, रिडक्शन मिल जाएगी। आपने नोटिफाइड यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ द LIC म्यूचुअल फंड खरीदा, रिडक्शन मिल जाएगी। आपने अपने बच्चों की स्कूल और कॉलेज की ट्यूशन फीस जमा करवाई, अप टू 2 बच्चों की जमा कराई, आपको उसकी रिडक्शन मिलेगी। आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी थी, आपने उसके ऊपर कोई लोन लिया हुआ था या फिर उसकी कोई इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी थी, उसके प्रिंसिपल अमाउंट की भी आपको यहां पे रिडक्शन मिल जाएगी। आपने एक कोई टैक्सेबल FDR करा दी जिसकी 5 साल से ज्यादा की लाइफ है, लॉक इन पीरियड है 5 साल का, उसकी रिडक्शन मिल जाएगी। आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे डाले, उसकी रिडक्शन भी आपको यहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और रिडक्शंस है हमारे पास, जैसे सेक्शन 80D के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, हमने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ली, उस पे प्रीमियम पे किया बाय एनी मोड अदर देन कैश, तो उसकी भी रिडक्शन हमें मिल जाएगी। कितनी रिडक्शन मिलेगी? देखिए, अपने लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट बच्चों के लिए 25,000 की लिमिट है। अगर सीनियर सिटीजन है हम तो 50,000 की लिमिट हो जाएगी। अपने पेरेंट्स के लिए अलग से 25,000 या फिर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट दे रखी है। इसी लिमिट के अंदर आप 5,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी रिडक्शन ले सकते हैं, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा आप किसी भी मोड में कर सकते हैं इंक्लूडिंग कैश। इसके बाद है सेक्शन 80DD। अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है जो कि डिसेबल्ड है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का आप खर्चा कर रहे हैं, 75,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। अगर सिवियर डिसेबिलिटी है, बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है, तो 1,25,000 की रिडक्शन मिल जाएगी। 80DDB के अंदर बताया गया, 80DDB के अंदर अगर आप कोई स्पेसिफाइड डिजीजेस जो कि यहां पे स्पेसिफाई की गई हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा करते हो तो 40,000 तक की रिडक्शन मिलेगी। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक की रिडक्शन मिलेगी। 80 के अंदर आपने लोन लिया एजुकेशन के लिए, उस लोन के इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी। 80EE के अंदर आपका हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इंटरेस्ट है तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पूरे करने पे यहां पे आपको रिडक्शन मिलती है।
एटीजी के अंदर अगर आप डोनेशन देते हैं, डोनेशन की आपको रिडक्शन मिलती है। देखिए इसके प्रोविजंस बहुत ज्यादा हैं एटीजी के, उनको अलग से भी एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ और रिडक्शंस भी हैं हमारे पास, जैसे सेक्शन 80 के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल है जिनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, एचआरए नहीं मिलता, तो उसके केस में वो 80 के अंदर अगर वो रेंट पे करते हैं तो अप टू 5,000 पर मंथ रिडक्शन ले सकते हैं। 80 में अगर आप ऑथर हैं, आपने किताबें लिखी हैं, उसकी रॉयल्टी इनकम आपको आ रही है, तो अप टू 3 लाख की रिडक्शन आपको मिल जाएगी। 80 में आपने कोई पेटेंट जो है वो अपने नाम पे करवाया, आप पेटेंटी हैं, तो आपको उसकी रॉयल्टी कोई मिल रही है तो उसकी भी 3 लाख तक की रिडक्शन मिल सकती है आपको। 80 के अंदर बताया गया आपको सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है, सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट आ रहा है आपका, उसकी 10,000 सालाना की आपको रिडक्शन मिल सकती है। देखिए जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 80 के अंदर नहीं बल्कि 80 के अंदर रिडक्शन मिलती है। 80 का स्कोप ज्यादा है, इसके अंदर सेविंग के अलावा बाकी सभी डिपॉजिट्स भी कवर्ड हैं, फिक्स डिपॉजिट भी कवर्ड है। सीनियर सिटीजन का 50,000 तक का जो इंटरेस्ट है उस पे आपको रिडक्शन यहां पे मिल जाती है। इसके बाद है एटीयू। एटीयू के अंदर जैसे एटीयू आपका एटीडीडी के जैसा ही है, एटीडीडी में आपके डिपेंडेंट डिसेबल्ड थे, एटीयू के अंदर आप खुद ही डिसेबल्ड है, तो अगेन यहां पे भी 75,000 या फिर 1,25,000 तक की रिडक्शन आप ले सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं ड्यू डेट्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। सबसे पहले है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हम इनकम कमा रहे हैं अगले साल उसकी रिटर्न भरनी है, बट उसका टैक्स सरकार कहती है साथ साथ हमें देते रहो, एंड में इकट्ठा मत दो, साथ साथ देते रहो, एडवांस टैक्स आपको जमा करवाना है। अगर आपका टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा बनता है तो आपको उसे एडवांस में ही जमा करवाना पड़ता है इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास 4 हैं। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी 15 जून को ड्यू होती है, जितना भी हमारा टैक्स बन रहा है उसका 15% हमें 15 जून तक जमा करवाना है। दूसरी है 15 सितंबर की इंस्टॉलमेंट, जितना भी हमारा टैक्स बनता है उसका 45% हमें यहां तक जमा करवाना है। 15 दिसंबर तक हमें अपने टैक्स का 75% जमा करवाना है, और 15 मार्च तक हमें अपना पूरा जो है टैक्स यहां पे जमा करवा देना है। देखिए यहां पे बताया गया कि जो भी टैक्स आप 31 मार्च से पहले जमा करवा रहे हैं उसे एडवांस टैक्स ही माना जाता है। और अगर मान लीजिए आपकी कोई कैपिटल गेन हो गई, कोई लॉटरी निकल गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसे तो आप पहले एंटीसिपेट नहीं कर सकते ना, उसे तो आप जब भी वो इनकम एक्चुअल में अराइज होगी तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा। तो ऐसी इनकम का जो भी टैक्स है वो आप अगली इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, जो भी अगली इंस्टॉलमेंट आ रही है उसमें आप पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ हमारे ऐसे असेसी होंगे जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 44 एडी 44 एडी ए के अंदर वो टैक्स दे रहे हैं। तो हमारी सरकार ने कहा कि अगर आप ज्यादा किताबें नहीं रखना चाहते, ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना चाहते, ऑडिट नहीं कराना चाहते, तो 2 करोड़ तक आप क्या कर सकते हैं, 2 करोड़ तक आपकी अगर सेल है, टर्नओवर है, तो उसका 8% आपकी इनकम मान ली जाएगी और उस पर आप टैक्स दे दीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो 44 एडी के अंदर आप अपनी प्रोफेशनल रिसीट्स का 50% इनकम मान लीजिए और उस पर टैक्स दे दीजिए। तो इन्हें भी सारा टैक्स जो है 15 मार्च से पहले पहले जमा करवाना है। देखिए जो भी हम टैक्स पे करते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स, इसका चालान नंबर 280 हमारा होता है, चालान नंबर 280 में ये टैक्स हमारे जमा होते हैं। तो अब बात करते हैं ड्यू डेट्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको आपकी रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल करनी रहती है। तो क्या ड्यू डेट रहती है आपकी रिटर्न की, उसको भी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो कहा गया अगर आप कोई कंपनी है या फिर कंपनी के अलावा कोई और एसएससी है जिसके अकाउंट्स का ऑडिट किया जाना है, अगर आपकी फर्म है जिसका ऑडिट होना है, या फिर आप ऐसी फर्म के पार्टनर है जिसका ऑडिट हो रहा है, तो उस केस में आपको समय मिलता है टिल 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप कोई और एसएससी हैं तो आपकी डेट बन जाती है 31 जुलाई। आप सैलरी लेते हैं, आपकी नॉर्मल सैलरी की रिटर्न है, तो 31 जुलाई से पहले आपको फाइल करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई लॉस हुआ है उसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं अगले सालों में सेट ऑफ करने के लिए, तो तब प्यारे दोस्तों आपको रिटर्न टाइमली फाइल करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है।
और साथ ही ये भी बताया गया कि रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करी है तो आप उसे लेट भी फाइल कर सकते हैं, उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न बोल दिया जाता है। बिलेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं उसकी भी एक टाइम लिमिट हमें बता रखी है, तो इट कैन बी फाइल्ड बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो यानी कि हम लेट्स सपोज कि हम बात कर रहे हैं 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न की, तो अगर आपने रिटर्न नहीं भरी, आप बिलेटेड भरना चाहते हैं, भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो आपका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होगा, कब खत्म होगा? 31 मार्च 2023 को ये खत्म होगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर हमारा अगला होगा, तो 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, तो उससे 3 महीने पहले अगर निकालें तो 31 दिसंबर 2022 तक आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपकी रिटर्न में आपने कोई गड़बड़ कर दी है, आपने रिटर्न तो टाइमली फाइल कर दी थी बट उसमें कोई गड़बड़ हो गई, आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके लिए भी बिल्कुल सेम टाइम लिमिट हमें बता रखी है जैसे ऊपर बताई थी बिलेटेड रिटर्न के लिए। तो यहाँ पे भी बताया कि यू कैन फाइल अ रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो रिटर्न हमें फाइल करनी है वो रेलिवेंट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करके उसमें भरनी है। तो क्या क्या हमारे पास आईटीआर फॉर्म्स है उन्हें भी एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है आईटीआर 1 सहज। देखिए ये जो फॉर्म है जनरली सैलरीड एम्प्लॉइज फाइल करते हैं जिनकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है कुछ थोड़ी बहुत और कुछ इंटरेस्ट वगैरह की इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 हो सकती है, तो आईटीआर 1 सहज फाइल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कवर नहीं हो रहे आईटीआर 1 में तो आप आईटीआर 2 फाइल कर देंगे। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन रिजीम को फॉलो करते हैं तो आप आईटीआर 4 सुगम फाइल करेंगे। इसके अलावा अगर आप जो है पार्टनरशिप फर्म है तो आप आईटीआर 5 में अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आप कंपनी है तो आईटीआर 6 में फाइल करेंगे। अगर आप कोई ट्रस्ट है, चैरिटेबल सोसाइटी है तो आईटीआर 7 में फाइल करेंगे। और रिटर्न फाइल करने के बाद देखिए आप रिटर्न फाइल करते हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट निकल कर आती है, वो एक्नॉलेजमेंट जो निकल कर आती है वो आईटीआर-V फॉर्म के अंदर यहाँ पे निकल कर आती है। आपकी एक्नॉलेजमेंट आईटीआर-V के फॉर्म में निकल कर आती है जो कि आपको वेरीफाई करनी होती है, आपको उस पर साइन करने होते हैं और उसे आपको बैंगलोर जो है भेजना पड़ता है। आज की डेट में उसे इलेक्ट्रॉनिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए तो आगे बात करते हैं टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जैसा आपको पहले बताया था कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस से जुड़ी हुई तो आपको उस पर टीडीएस भी काटना है, तभी आपको वो खर्चा अलाउ होगा। तो जैसे इंप्लॉइज को पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर टीडीएस काटेंगे एज पर देयर स्लैब रेट। अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं सिक्योरिटी पे या फिर बैंक कोई और इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है तो फिर टीडीएस काटना है। अब यहाँ पे हमें कुछ कट ऑफ अमाउंट दे रखे हैं, यानी कि किस अमाउंट से ऊपर टीडीएस काटना है और रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पे हमें दे रखे हैं। तो इनको सिंपली माय डियर फ्रेंड्स आपने याद करना है कि कब आपका टीडीएस हमें काटना है, कितनी कट ऑफ अमाउंट से ऊपर की पेमेंट हो तो टीडीएस कटेगा और क्या रेट ऑफ टीडीएस यहाँ पे रहने वाला है। जैसे 194C के अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं और अगर सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 तक है तो टीडीएस नहीं काटना। पूरे साल में 1 लाख तक ट्रांजैक्शन है तो टीडीएस नहीं काटना। अगर ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। किस रेट पे कटेगा? अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को पेमेंट कर रहे हो तो 1% पे कटेगा, किसी और को पेमेंट कर रहे हो तो 2% पे कटेगा। फर्म या कंपनी के केस में 2% पे कटेगा। ऐसे ही इंश्योरेंस कमीशन के केस में। एंड ऐसे ही यहाँ पे कुछ और टीडीएस के रेट्स हमें दे रखे हैं। जैसे आप पेमेंट करते हैं एक नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को तो आपका 20% का टीडीएस है। ऐसे ही अगर आप कोई कमीशन की पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे आपका जो रेट रहने वाला है 2% का रहने वाला है। आप रेंट की पेमेंट करते हैं तो फिर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग किस चीज का आप रेंट दे रहे हैं तो आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टीडीएस का रेट रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो है उसे खरीद रहे हैं और 50 लाख से ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको 1% का टीडीएस काटना पड़ता है। एंड प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर मान लीजिए आप कोई रेंट पे कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल एचयूएफ, जो भले ही आपका पर्सनल रेंट है, बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, बिजनेस वाला होता तो ऊपर 2,40,000 में कवर हो जाता, बट अगर आप पर्सनल अपना रेंट पे कर रहे हैं जो 50,000 रुपए महीने से ज्यादा है, चाहे आप सैलरी एम्प्लॉय हैं बट आपका जो रेंट है, जो आपने घर लिया हुआ है, आलिशान लिया हुआ है, 50,000 रुपए महीने से ज्यादा रेंट आप पे करते हैं, तो भले ही आपका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है फिर भी आपको यहाँ पे टीडीएस काटना है। 2% का रेट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप जो है कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस देते हैं, डायरेक्टर को फीस देते हैं, कोई रॉयल्टी की पेमेंट करते हैं तो 30,000 से ऊपर की पेमेंट है तो भी आपको टीडीएस यहाँ पे काटना है। एंड प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया कि अगर आप एक इंडिविजुअल एचयूएफ है जो कोई कंट्रेक्चुअल पेमेंट कर रहा है और आप 194C H या J में कवर नहीं हो रहे हो,
लेट सपोज आप अपने पर्सनल काम के लिए कोई कैटरिंग करवा रहे हो, आप अपने पर्सनल घर का कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो कंस्ट्रक्शन का, आर्किटेक्चर का, तो उस केस में आपको टीडीएस तब काटना है अगर आपका अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है, तो 2% टीडीएस आपको काटना है। इसके अलावा अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ करते हो, काफी ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो, तो 2% का टीडीएस यहाँ पे काटना रहेगा। नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो सेक्शन 195 के अंदर आपके रेट्स बता रखे हैं कि किस रेट पे कौन सी पेमेंट पे आपको टीडीएस काटना है। तो ये सारे सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है और ये सारे रेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखने होंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, जिसके अंदर मेनली हमारे पास 3 कंसेप्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला है टैक्स प्लानिंग। देखिए, टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने टैक्स को ऐसे प्लान करें कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। आप जो भी रिडक्शन, एग्जम्पशन, अलाउंसेस का बेनिफिट ले सकते हैं, उनका पूरा बेनिफिट उठाएं। टैक्स इवेशन का मतलब है कि आप गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अपना टैक्स बचा लें। आप अपनी इनकम जानबूझ के काम शो कर दें। आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, फिर भी आप उसे अपनी डिडक्शन में क्लेम कर लें। तो अगर आप ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं तो वो इवेजन होगा। टैक्स अवॉइडेंस इनके कहीं बीच में आता है। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है कि इनकम टैक्स कानून के अंदर जो भी लूप होल्स रह गए हैं, आप उनका गलत बेनिफिट उठाते हैं। देखिए, आप लॉ के अंदर तो रह रहे हैं, लीगल फ्रेमवर्क को तो कंप्लाई कर रहे हैं, बट आप लोग लॉ की जो इंटेंशन है, जो कानून की इंटेंशन है, उसे डिफीट कर देते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने अपने टॉपिक्स तो डिस्कस कर लिए, बट अभी डिस्कशन बाकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। तो अभी कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे और आप कोशिश करिएगा कि आप अपने जो आंसर्स हैं वो पहले देने की कोशिश करें। तो आइए फटाफट से अपने सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मिस्टर जेम्स, अ सिटीजन ऑफ यूएसए, अराइव्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 जुलाई 2020 एंड लेफ्ट फॉर नेपाल ऑन 15 दिसंबर 2010। और यहाँ पे बताया कि वापस इंडिया 1 जनवरी 2011 को आए और उसके बाद वो टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंडिया में ही रहे। हमें उनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो बताना है। तो अगर उन्हें रेजिडेंट बनना है तो इस केस के अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं, दोनों में से एक भी पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट यहाँ पे बन जाएंगे। तो पहली कंडीशन होती है कि 182 डेज से ज्यादा उन्होंने इंडिया में स्टे किया हो ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इस केस में वो जुलाई 2010 को इंडिया में आ गए, जुलाई के 31 दिन इंडिया में रहे, अगस्त के 31 दिन रहे, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और हमारे पास दिसंबर के 25 दिन वो इंडिया में ही रहे। तो अगर हम इनका टोटल यहाँ पे लगाएं तो ये हमारे पास कुछ डेज आएंगे। और इसके अलावा ये भी बताया कि 1 जनवरी 2011 के बाद वो फिर से इंडिया में ही रहे। तो जनवरी के बाद यानी कि 31 डेज जनवरी के, और फिर आपके 28 फेब के, और फिर मार्च के 31। तो ये सारा उनका क्या है, स्टे इन इंडिया। और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये तो 200 से भी ज्यादा आने वाला है। तो यहाँ पे जो ये पहली कंडीशन है 182 डेज वाली, वो मिस्टर जेम्स जो है वो फुलफिल कर देंगे और इसीलिए वो इंडिया में क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि वो ROR है या फिर RNOR है। अगर वो ROR होंगे तो उन्हें पिछले 7 में से 2 साल में, पिछले 10 में से 2 साल में रेजिडेंट होना पड़ेगा और पिछले 7 सालों में 730 दिन के लिए इंडिया में रहना पड़ेगा। जो कंडीशंस वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहे, इसलिए वो ROR नहीं बनेंगे, वो यहाँ पे RNOR बनेंगे। और इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट अंडर कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम। तो कैपिटल एसेट कौन सा नहीं है? देखो, कैपिटल एसेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। कैपिटल एसेट के अंदर ज्वेलरी भी आएगी, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड अगर दिल्ली में है यानी कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो भी आपके कैपिटल एसेट में आएगी, रूरल ना आती। गुडविल ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस की जो गुडविल है वो भी आपके कैपिटल एसेट के अंदर ही आने वाली है। स्टॉक इन ट्रेड, ये आपका कैपिटल एसेट नहीं है, कि कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड। तो नॉर्मल बेचने के लिए जो आपने स्टॉक रखा हुआ है तो ये आपका कैपिटल एसेट नहीं होता। इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे है मैच द फॉलोइंग का सवाल। लिस्ट 1 में सबसे पहले हमें दे रखा है टैक्स प्लानिंग। तो टैक्स की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो जो आपको अवेलेबल डिडक्शंस है आप उनका बेनिफिट यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये 3 से मैच होगा। टैक्स अवॉइडेंस, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स की प्रोविजंस को अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं ताकि आप अपनी इनकम को कम दिखा दें। सो दिस इज गोइंग टू बी मिस इंटरप्रेटिंग द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स इवेजन का मतलब है कि आप अपनी इनकम की अंडर स्टेटमेंट यहाँ पे कर रहे हैं।
और यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटीज को चुकाने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट कर रहे हैं, जैसे टीडीएस के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट आप कर रहे हैं, तो हमारी ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे करेक्ट मैचिंग बन जाएगी। ये सवाल है सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आपको जो डिडक्शन मिलती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, उसकी लिमिट क्या है ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो ये आपकी जो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल रही है इसकी कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी है, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, विदाउट एनी लिमिट। चलिए सवाल हमारे पास है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। हमें दे रखा है कि फेयर रेंट है हाउस प्रॉपर्टी का 75,000, म्युनिसिपल वैल्यू है 60,000, स्टैंडर्ड रेंट है 72,000। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए कि हमारा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर ऑफ द फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू यानी कि 75,000, बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट यानी कि 72 से ज्यादा नहीं हो सकता, सो दिस इज गोइंग टू बी 72,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हमें बता रखा है कितना है 63,000। हमारा जीएवी क्या होगा, GAV is going to be the higher of expected rent and actual rent यानी कि 72,000 हमारा GAV यहां पे बनेगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबीपी हेड में कौन सी नहीं आएगी। देखो आपका प्रॉफिट और गेन्स आपके बिजनेस का है तो वो तो इसी में ही आएगा। Income derived by a trade, professional or similar association from services performed for its members, ये भी आपकी इसी हेड में आएगी। Income from activity of owning or maintaining रेस हॉर्सेस, तो ये आपकी पीजीपीपी में नहीं आती, ये अदर सोर्सेज के अंदर आती है। सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम दी फर्म, तो सैलरी पार्टनर को मिली फर्म से, इसे सैलरी इनकम नहीं मानते, पीजीपीपी मानते, तो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहां पे हमारे पास है सवाल, हमें करनी है मैचिंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की, और हमें चूज करना है हमारा करेक्ट कोड। तो लिस्ट 1 में दे रखे सैलरी बोनस कमीशन रिसीव्ड बाय अ वर्किंग पार्टनर फ्रॉम दी फर्म, तो हमारे पार्टनर को फर्म से जो कुछ मिल रहा है इट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो विडो को कोई पेंशन मिल रही है, इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इसे आप 1 से मैच कर देंगे। प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ मशीनरी यूज्ड इन बिजनेस, तो हमारे पास जो मशीनरी हमने बिजनेस में यूज करी उसे सेल कर दिया, उसके जो प्रॉफिट होंगे इसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करते हैं। कंपनसेशन आपको मिली आपकी लैंड की कंपलसरी एक्विजिशन पे, सो इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ होल्डिंग, सो दिस इज योर कैपिटल गेन, और आप इसे 3 से मैच कर देंगे। तो इसीलिए यहां पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट अलाउड इफ द असेसी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओन्स। तो 54F के अंदर आपको यहां पे कौन सी एग्जम्पशन मिलती है। 54F के अंदर बताइए जी कौन सी एग्जम्पशन मिलती है। देखिए अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा और उसके बदले आप खरीद रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको इसमें एग्जम्पशन मिलती है। और अगर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर आपके पास डेट ऑफ द ट्रांसफर पे एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी आपको जमा नहीं करवाने देंगे, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। तो अगला सवाल हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी नहीं है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ट्रीज विच आर ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, अगर आपके पेड़ अपने आप उग गए आपने नहीं उगाए तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, तो केवल आपकी यही एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, और इसीलिए आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। सवाल है ड्यू डेट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जमा करवानी होती है 15 जून तक, इसीलिए आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एवर स्टडी क्लासेस मल्टीपल कोर्सेज भी ऑफर करते हैं यूजीसी नेट, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। उसके लिए आप हमारी ऐप और वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।